शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हर दिन सुबह 5 बजे अम्बेडकर संदेश आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाता है। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण विषय है वो है उत्तर बनाम दक्षिण। उत्तर बनाम दक्षिण, एक नई समस्या, गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है देश के सामने। तो आज के अम्बेडकर संदेश में यही जानेंगे। बाबा साहब इस बात की आशंका जाहिर करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, श्री राजगोपालाचारी के कथन को संदर्भ देते हुए, कि आने वाले समय में गृह युद्ध की स्थिति उत्तर बनाम दक्षिण में बन जाए। तो सामान्य साथियों, आखिर ये किस परिप्रेक्ष्य में ऐसा कहा गया और आखिर ये जो समस्या खड़ी हुई है उत्तर बनाम दक्षिण की, इसका समाधान क्या होगा, इस पे भी बात जरूर होगी। हिंदी राष्ट्रभाषा कितनी मुश्किल से बनी है और बाबा साहब का इस मामले में कितना योगदान है, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माण बाबा साहब कर रहे थे और प्रारूप समिति के बाबा साहब अध्यक्ष थे। तो उस समय सबसे ज़्यादा अगर बहस हुई है तो बाबा साहब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं, स्वीकार करते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में। तो आखिर इस संबंध में बाबा साहब का संघर्ष जानना है तो आज के अम्बेडकर संदेश को जरूर आपको सुनना ही होगा। और साथियों, ये जो अम्बेडकर संदेश है, अम्बेडकर संदेश नंबर 800 है, यानी कि अगला होगा तो 800 पार हो जाएगा। तो 800 जो अम्बेडकर संदेश एपिसोड आप तक पहुँचे हैं वो लगातार पहुँचेंगे, अनवरत पहुँचे हैं। लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत लगातार जारी है, लगभग 3 साल होने वाले हैं। तो ऐसे में हमारे साथियों, ये अम्बेडकर संदेश का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और चलता रहेगा जब तक कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से लेकर 40 तक समाप्त नहीं हो जाते। आप समझ सकते हैं, अभी जो खंड 38, 39 और 40, खंड 16, खंड 14 और खंड 1 चल रहा है, यानी कि 6 खंड हो पाए हैं 3 साल में। आप स्वयं ही अंदाजा लगाइए कि आखिर सभी खंड समाप्त होने में कितना समय लगेगा, कितने धैर्य और आत्मविश्वास की जरूरत है, आपके साथ की भी जरूरत है, जैसा कि आप अपना साथ दे रहे हैं। मेरा पूरा भरोसा है कि आप इसी तरह साथ देते रहेंगे और नए नए साथियों को जोड़ने के लिए अम्बेडकर संदेश को आप जन जन तक पहुंचाएंगे, लोगों से अपील करेंगे जुड़ने के लिए, तो लोग जरूर जुड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के अम्बेडकर संदेश को। बाबा साहब लिखते हैं कि आयोग ने संयुक्त प्रांत और बिहार में यथापूर्व स्थिति बनाए रखकर और उनके साथ एक नया और बड़ा राजस्थान समेत मध्य प्रदेश जोड़कर राज्यों के बीच केवल असमानता ही पैदा नहीं की है। ऐसा करके उसने उत्तर बनाम दक्षिण की एक नई समस्या भी खड़ी कर दी है। आखिर वो नई समस्या क्या है, आइए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आज के अम्बेडकर संदेश को हम आपको बता दें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से पेज नंबर 169 से 172 तक हम आपके समझ से रखेंगे। उत्तर बनाम दक्षिण में क्या समस्या है? उत्तर हिंदी भाषी है, दक्षिण अहिंदी भाषी है। अधिकांश लोगों को ये भी नहीं मालूम कि हिंदी भाषी लोगों की संख्या क्या है। ये भारत की कुल जनसंख्या का 48% है। सामान्य साथियों, जिस समय भारतीय संविधान निर्माण हो रहा था 1950 के दशक में, भारत की जो कुल जनसंख्या थी उसकी 48% जनसंख्या हिंदी भाषी थी। ये महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आपके लिए आई है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कोई ये कहे बिना नहीं रह सकता कि आयोग के इस प्रयास का परिणाम उत्तर का समेकन और दक्षिण का विभाजन होगा। क्या दक्षिण वाले उत्तर वालों का प्रभुत्व सहन कर सकते हैं? अब यदि मैं जनता के सामने ये भेद खोल दूं कि जब हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के प्रश्न को लेकर भारत के संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श हो रहा था, कांग्रेस दल में क्या हुआ तो इसे गोपनीयता भंग नहीं कहा जाएगा। कोई भी अनुच्छेद इतना विवादास्पद सिद्ध नहीं हुआ जितना कि अनुच्छेद 115 जो उस प्रश्न से संबंधित था। किसी भी अनुच्छेद पर इतना विरोध नहीं हुआ था। किसी अन्य अनुच्छेद पर इतना गर्मागर्मी भी नहीं हुई थी। लंबी बहस के बाद जब इस प्रश्न पर मतगणना हुई तो पक्ष तथा विपक्ष दोनों के, यानी मतगणना होती है हिंदी भाषा को लेकर कि राष्ट्रभाषा हिंदी बने या न बने, तो हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा बने इसके लिए मतगणना कराई जाती है
और उसमें 78 मत पड़ते हैं, यानी कि बराबर पक्ष में और विपक्ष में बराबर मत पड़े। अब ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इस बराबरी का कोई समाधान नहीं हो पाया। काफी समय के बाद जब यही मसला कांग्रेस दल की बैठक में पेश हुआ, कांग्रेस दल की बैठक में ये मसला पेश होता है, वहां पर भी मतदान होता है, तो 77 के मुकाबले में हिंदी के पक्ष में 78 मत पड़े, यानी कि एक मत से जीत हासिल हिंदी ने कर ली। हिंदी ने राष्ट्रभाषा का स्थान एक मत से जीत लिया। मेरे साथियों, मैं ये तथ्य अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते मुझे कांग्रेस दल के अहाते में प्रवेश करने का अधिकार था। इस तरह से यानी कि बाबा साहब के एक मत की बदौलत यहाँ पर हिंदी राष्ट्रभाषा बन गई। ये बाबा साहब का योगदान था। आज अगर आप हिंदी भाषी राज्यों से बिलोंग करते हैं तो आप जरूर गर्व कर सकते हैं। हिंदी भाषी से अगर आप बिलोंग करते हैं, चूंकि पूरे देश में 48% केवल एक भाषा के लोग रहते हों, तो स्वाभाविक है आप भी ऐसा ही निर्णय करते अगर बाबा साहब के स्थान पर होते। तब बाबा साहब कहते हैं, इन तथ्यों से पता चलता है कि दक्षिण को उत्तर से कितनी अरुचि थी। यदि उत्तर अखंड रहे और दक्षिण का विघटन हो जाए, और यदि उत्तर भारत की राजनीति को विषम रूप से प्रभावित करता रहा, तो यही अरुचि घृणा का रूप भी धारण कर सकती है। किसी राज्य को केंद्र में इतनी प्रधानता देना खतरनाक है। श्री पणिक्कर ने विषय के इस पक्ष का भी निर्देश किया है। अपने असहमति लेख में वे लिखते हैं कि इकाइयों की समानता के संघीय सिद्धांत की अस्वीकृति से उत्पन्न वर्तमान असंतुलन का ये परिणाम हुआ कि उत्तर प्रदेश के इतर सभी राज्यों में अविश्वास और विद्वेष की भावना उत्पन्न हो गई है। न केवल दक्षिणी राज्यों में बल्कि पंजाब, बंगाल और अन्यत्र भी आयोग के समक्ष विचार व्यक्त किया गया कि शासन के वर्तमान गठन के फलस्वरूप अखिल भारतीय विषयों में उत्तर प्रदेश की प्रधानता हो गई है। इस भावना के मौजूद होने से शायद ही कोई इनकार कर सकेगा, कोई इस बात का भी खंडन नहीं करेगा कि यदि इस प्रकार की भावनाएं बनी रहीं और उनका कोई उपचार आज ही नहीं किया गया, तो इससे हमारी एकता को खतरा पैदा हो जाएगा। तब बाबा साहब कहते हैं, उत्तर और दक्षिण में भारी अंतर है। उत्तर और दक्षिण में भारी अंतर क्या है, ये जानना हर अम्बेडकरवादी के लिए बेहद जरूरी है। बाबा साहब लिखते हैं कि उत्तर रूढ़िवादी है तो दक्षिण प्रगतिशील है। अब आप विचार कीजिए कि उत्तर सही या दक्षिण सही। उत्तर में अंधविश्वासी हैं तो दक्षिण में बुद्धिवादी है। दक्षिण शिक्षा की दृष्टि से आगे है तो उत्तर पिछड़ा हुआ है। दक्षिण की संस्कृति आधुनिक है तो उत्तर की संस्कृति प्राचीन है। क्या प्रधानमंत्री नेहरू 15 अगस्त 1947 को उस यज्ञ में नहीं बैठे थे जो बनारस के ब्राह्मणों ने एक ब्राह्मण के स्वतंत्र और स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में किया था? क्या उन्होंने वह राजदंड ग्रहण नहीं किया जिसे आजकल सिंगोल के नाम से लोग जानते हैं, जो उन ब्राह्मणों ने उन्हें दिया था, और वह गंगा जल नहीं पिया था जो लेकर आए थे? ऐसी कितनी स्त्रियां हैं जिन्हें हाल ही में सती होने और अपने मृत पतियों की चिता पर बलि हो जाने के लिए विवश नहीं किया गया। ये उत्तर भारत की कहानी है मेरे साथियों। उत्तर भारत को यूं ही अंधविश्वासी नहीं कहा बाबा साहब ने, यूं ही रूढ़िवादी नहीं कहा। घटनाएं अपने आप में प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। वही उदाहरण बाबा साहब प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या हाल ही में राष्ट्रपति ने बनारस जाकर ब्राह्मणों की पूजा नहीं की थी? उनका पाद प्रचलन करके जलपान नहीं किया? उत्तर भारत में अब भी सती साध्वी और नंगे साधु मौजूद हैं। पिछले हरिद्वार मेले के अवसर पर नंगे साधुओं ने कैसा हंगामा किया था? क्या उत्तर प्रदेश में किसी ने उसका विरोध किया? नहीं किया। उत्तर भारत का शासन भला दक्षिण वाले कैसे सहन कर सकते हैं? दक्षिण में उत्तर से अपने को पृथक करने के आसार दिखाई दे रहे हैं। श्री राजगोपालाचारी ने राज्य पुनर्गठन आयोग सिफारिशों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वक्तव्य दिया है, जो 27 नवंबर 1955 के टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ। उन्होंने कहा, यदि राज्य पुनर्गठन संबंधी योजनाओं को अगले 15 वर्षों के लिए स्थगित करना असंभव है, तो केंद्र के पास एक ही विकल्प रह जाता है कि वह भारत पर ऐकिक राज्य के रूप में शासन करे और जिला अधिकारियों तथा जिला बोर्डों का काम क्षेत्रीय आयुक्तों की निगरानी में सीधे निपटाए। राष्ट्र की शक्ति को उन सीमाओं और खंडों के विवाद में नष्ट करना सर्वथा अनुचित होगा जिन पर इतिहास जन्य परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में नहीं बल्कि ड्राइंग रूम में बैठकर विचार किया गया है। अपने सामान्य
विश्वासों के अतिरिक्त मैं ये अनुभव करता हूँ कि एक विशाल दक्षिणी राज्य की परम आवश्यकता है, जिससे कि देश के उस भाग की राजनीतिक विशेषता को बनाए रखा जा सके। दक्षिण का तमिल, मलयालम और अन्य छोटे छोटे राज्यों में टुकड़े कर देने का यही परिणाम होगा कि हर एक राज्य की अस्मिता धूमिल हो जाएगी और फलस्वरूप भारत की कुल मिलाकर हानि होगी। श्री राजगोपालाचारी ने अपने विचार पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया है, लेकिन उन्होंने मुझसे अपनी बात पूरी तरह और खुलकर उस समय कही थी जब वे राज्य अध्यक्ष थे और मैं विधि मंत्री था। यानी कि बाबा साहब जब कानून मंत्री थे उस समय राजगोपालाचारी ने खुलकर बाबा साहब से बात की। बाबा साहब कहते हैं जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करने का दायित्व सौंपा गया था, मैं श्री राजगोपालाचारी से अपने सामान्य भेंट के लिए गया था जो उस समय की परिपाटी थी। ऐसी ही एक भेंट में श्री राजगोपालाचारी ने उस संविधान का हवाला देते हुए जिसका संविधान सभा निर्माण कर रही थी मुझसे कहा, आप भारी गलती कर रहे हैं। बाबा साहब से कहा श्री राजगोपालाचारी ने कि आप भारी गलती कर रहे हैं। कौन सी गलती? समस्त भारत के लिए एक परिसंघ जिसमें सभी क्षेत्रों का समान प्रतिनिधित्व सफल नहीं हो पाएगा। ऐसे परिसंघ में भारत का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमेशा हिंदी भाषी क्षेत्र से हुआ करेगा। आपको दो परिसंघों की व्यवस्था करनी चाहिए, एक परिसंघ उत्तर के लिए, एक दक्षिण के लिए, और उत्तर तथा दक्षिण का एक संयुक्त परिसंघ जिसके पास कानून बनाने के लिए 3 विषय हों और जिसमें दोनों परिसंघों का समान प्रतिनिधित्व हो। सामान्य साथी, यहाँ पर राजगोपालाचारी ने एक जो आशंका जाहिर की थी, भारत का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमेशा हिंदी भाषी क्षेत्र से ही हुआ करेगा। वर्तमान में आंकड़ा उठाकर देखिए, क्या ये बात सच साबित हो रही है? आप जरूर इस बात का विश्लेषण कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में चाहे तो अपने विश्लेषण को प्रस्तुत जरूर कीजिएगा। भाषा लिखते हैं कि ये श्री राजगोपालाचारी के वास्तविक विचार थे, रियल थिंकिंग थी उनकी। मुझे लगा जैसे आकाशवाणी हुई हो, क्योंकि ये विचार एक कांग्रेसी के अंत स्थल से निकले उद्गार थे। अब मैं श्री राजगोपालाचारी को भविष्यवक्ता मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने भारत के उत्तर और दक्षिण में विभक्त हो जाने की भविष्यवाणी की थी। बाबा साहब कहते हैं हमें श्री राजगोपालाचारी की भविष्यवाणी को झुठलाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ऐसा ना हो। बाबा साहब कहते हैं कि हिंदी भाषी राज्य से ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनकर आए, इसके लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। और बाबा साहब ने प्रयास किए भी। वो प्रयास क्या किए ये भी हम आपको बताएंगे। ये बात नहीं भूलनी चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि अमेरिका में उत्तर और दक्षिण के बीच गृह युद्ध हुआ था। अमेरिका में उत्तर और दक्षिण के बीच गृह युद्ध हुआ था। भारत के उत्तर और दक्षिण में भी गृह युद्ध छिड़ सकता है। इस प्रकार के संघर्ष का मार्ग समय प्रशस्त करेगा। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर और दक्षिण में भारी सांस्कृतिक मतभेद है और सांस्कृतिक मतभेद बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। उत्तर के समेकन और दक्षिण के विघटन की बात सोचते हुए आयोग ने महसूस नहीं किया कि वे केवल भाषाई समस्या का हल तलाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक राजनीतिक समस्या से जूझ रहे हैं। यदि इसी समय ऐसे संकट के निवारण के लिए कदम न उठाए गए तो ये राजनेताओं के लिए अत्यंत लज्जास्पद बात होगी। लेकिन इसका उपचार कैसे हो? आखिर कैसे हो इस समस्या का समाधान जो उत्तर व दक्षिण के बीच में ठन गई है? मेरे साथियों, एक बड़ी समस्या यहाँ पर निकल कर आई है और ये आशंका भी जाहिर की गई है बाबा साहब के द्वारा कि जिस तरह से अमेरिका में उत्तर और दक्षिण के बीच गृह युद्ध हुआ था, भारत के उत्तर और दक्षिण में भी गृह युद्ध छिड़ सकता है। ये आशंका बाबा साहब ने जाहिर की मेरे साथियों। तो इस आशंका को, ये आशंका सच न साबित हो और फिलहाल लगभग 80 साल बीतने जा रहे हैं भारत के आजाद होने के बाद में, तो ऐसे में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, ऐसे गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनी है। ये हम सभी गर्व कर सकते हैं इस बात को लेकर। लेकिन इसके लिए बाबा साहब ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं भारतीय संविधान में। वो प्रावधान क्या किए हैं, इस समस्या का समाधान क्या खोजा है बाबा साहब ने, ये भी बाबा साहब स्वयं बताते हैं और वो हम अगले अम्बेडकर संदेश में लेकर उपस्थित होंगे। आज का अम्बेडकर संदेश अपेक्षाकृत थोड़ा लंबा हो चला है, इसलिए आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकना चाहेंगे। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यही है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि उत्तर और दक्षिण में भारी अंतर बाबा साहब ने बताया है। वो भारी अंतर क्या है? उत्तर और दक्षिण के बीच कुछ खास अंतर
कोई एक भी अंतर आप अगर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो भी हम मान लेंगे कि आपने अंबेडकर संदेश को अंत तक वॉच किया है। तो आइए आज के अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोकते हैं। मिलेंगे नए अंबेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।